चलिए, सुप्रभात प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने पाठ प्रस्तावना कौशल से संबंधित घटकों का विश्लेषण करने आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें मुख्यतः आप देख रहे हैं श्यामपट्ट पर कि 8 मुख्यतः घटक हैं और इसी घटकों का प्रयोग करके हम पाठ प्रस्तावना कौशल में निपुण होते हैं। ठीक है, जो पाठ प्रस्तावना कौशल होता है उसमें आप देखेंगे कि बच्चों को नवीन पाठ से परिचित कराने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और वो जो प्रश्न होते हैं उनको पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं और ये पूछ करके हम उसके नवीन ज्ञान का मापन करते हैं कि बच्चा इस नवीन पाठ के बारे में क्या जानता है या कितनी सामान्य जानकारी इसकी है, ये पता लगाने के लिए हम कहीं ना कहीं पाठ प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण करते हैं। और प्रश्नों के माध्यम से ही बच्चों से हम क्या करते हैं, पाठ का प्रस्तावना निकलवाते हैं। बच्चे ही कहीं ना कहीं प्रश्न का उत्तर दे करके पाठ का प्रस्तावना निकालते हैं। और जब ये पाठ का वो प्रस्तावना प्रश्न अंतिम जो पूछा जाता है तो बच्चे ही उसका उत्तर जब देते हैं तो अब कहीं ना कहीं टीचर्स के द्वारा ये उद्देश्य कथन किया जाता है कि बच्चों आज हम लोग इस नए पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि पाठ प्रस्तावना के घटक कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला है घटक पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का प्रयोग। प्यारे बच्चों, जो भी आप प्रश्न बनाएंगे बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से संबंधित कहीं ना कहीं प्रश्नों का उपयोग आप करेंगे। इसमें नवीन पाठ तो आप पढ़ा रहे हैं लेकिन उस नवीन पाठ से जो उनका पूर्व ज्ञान क्या है ना, उसके आधार पर हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे और निर्माण करके कक्षा में उसी पूर्व ज्ञान के आधार पर ही प्रश्न बना करके हम बच्चों के सामने पूछेंगे। इससे हमें पता चलता है कि जो टॉपिक हम पढ़ाना चाहते हैं क्या उसके बारे में बच्चा कुछ जानकारी रखता है कि नहीं रखता है, इसकी जानकारी हमें कहीं ना कहीं इससे पता हो जाती है। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान से संबंधित ही प्रश्नों का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। दूसरी बात कि प्रश्न पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने वाला होगा। जो ये पूर्व ज्ञान हम से संबंधित प्रश्न बनाएंगे वो जो नया टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं ना उससे जुड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पर जब हम बच्चों के सामने शिक्षण कार्य करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि हम सरल से कठिन की ओर प्रश्न बनाते हैं। तो पहले जो होगा पूर्व ज्ञान के आधार पर होगा, फिर उससे और कठिन होगा, फिर उससे और कठिन होगा और अंतिम में जो हम नया उसको पाठ पढ़ाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अवगत कराते हैं। ठीक है, तो वो नवीन ज्ञान से क्या करेगा, जोड़ने वाला होगा। क्योंकि पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम नवीन ज्ञान को बच्चे को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा। ठीक, दूसरा है उचित दृश्य सामग्री का प्रयोग। अब यहाँ पर जब भी हम शिक्षण करने आएंगे प्यारे बच्चों तो आपके सामने उस टीचिंग में जो आप प्रकरण लेकर के आए हैं वो प्रकरण से संबंधित आपके पास एक दृश्य सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए मैं संज्ञा पढ़ा रहा हूँ हिंदी में, तो हिंदी से संबंधित संज्ञा संबंधित किसी एक वस्तु का, जैसे विभिन्न वस्तु हैं, मान लीजिए ये डस्टर है, ये मान लीजिए मार्कर है, ये मान लीजिए कोई किताब है और फैन है, बच्चे हैं ना, और ये विद्यालय का एक मान लीजिए थोड़ा सा हम दृश्य के रूप में छोटा सा मॉडल लेके आए। तो इसका मतलब अगर हम जो प्रश्नीकरण पूछ रहे हैं ना तो इसको दिखा करके भी हम पूछ सकते हैं। दृश्य ये साधन हो गया कि बच्चों बताओ ये कौन सा या कौन सी सामग्री है, नाम बताओ, ये कौन सी सामग्री है, इसका नाम बताओ, तो बच्चे बताएंगे। तो दृश्य सामग्री का उपयोग भी आपको यहाँ पर करना है। तो इससे भी पता चलता है कि बच्चे क्या उसके बारे में पूर्व जानकारी रखता है कि नहीं रखता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पूछ लिया कि आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो, कहेगा विद्यालय जाते हैं। विद्यालय में कौन पढ़ाता है, कहेंगे टीचर पढ़ाता है। टीचर किन किन सामग्रियों का उपयोग करके पढ़ाता है ना, तो वो बताएगा ब्लैक बोर्ड है, मार्कर है, डस्टर है ना, छड़ी है मान लीजिए एक ले लिया, या चाक बता दिया, तमाम चीज़ें बताएगा। तो ये सारे वस्तुओं का नाम है। आप कहाँ पर पढ़ने जाते हैं, तो मान लीजिए वो कहेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या कुछ भी एक नाम ले लेगा कि इस संस्थान में आप पढ़ने जाते हैं। तो कहेंगे कि इन सारे वस्तुओं का, जैसे जो कोई जो है व्यक्ति है, स्थान है, वस्तु है ना, भाव है, इन सारी चीज़ों का जो बोध कराता है उसको हम क्या कहते हैं, तो बच्चा कहेगा कि संज्ञा कहते हैं। तो इसका मतलब दृश्य सामग्री की सहायता से भी हम क्या कर रहे हैं, प्रकरण को निकाल रहे हैं। तो इसका भी आपको प्रयोग करना है प्रकरण में।
ठीक बात प्यारे बच्चों। उसके बाद है विद्यार्थियों की एकाग्रता, ध्यान एवं रुचि केंद्रित करने वाला। अब ऐसे ही आप कहीं ना कहीं प्रश्न आप पूछें जो बच्चों का ध्यान आकर्षित करने वाला हो, रुचि पैदा करने वाला हो। ठीक है, क्योंकि आप जब देखते हैं बहुत सारे सामग्रियां जो हमने बात किया, सामग्री भी लेकर के आते हैं, तो जब उनको दिखाते हैं आप, जैसे मार्कर ही हो गया ना, मार्कर को दिखा रहा है, तुरंत बच्चा ध्यान इधर उधर अगर उनका है तो तुरंत अगर कोई चीज़ आप वस्तु दिखा रहे हैं या बोर्ड पे बना रहे हैं ना, तो तुरंत उनका ध्यान आकर्षित इधर हो जाता है। या फिर हम कहते हैं कि बच्चों ध्यानपूर्वक देखो, मैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ चीज़ें बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछेंगे, तो वो कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित उनकी होती है और रुचि भी लेते हैं ना। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपको प्रयोग करना होगा या सामग्री यूज करनी होगी जिससे कि उनका एकाग्रता बनेगा, ध्यान बनेगा और रुचि केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट है उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न का उन्नत प्रस्तुतिकरण। जो आपने प्रस्तावना प्रश्न बनाया हुआ है, या उन्नत प्रस्तुतिकरण का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जब भी आप प्रश्नीकरण पूछ रहे हों तो आपका स्वर इतना गति होना चाहिए कि आप जो माइक्रो टीचिंग में 1 से 10 बच्चे हैं, 5 से 10 बच्चे हैं, तो 5 से 10 बच्चों को उचित स्वर में, उचित गति में सुनाई दे। ठीक है, सभी को एक स्वर में सुनाई देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें प्रस्तुतिकरण किसी एक बच्चे से नहीं करना है, बल्कि एक स्वर में हम सबसे प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कि बच्चों ध्यानपूर्वक सुनो, मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिसको आएगा वो बताने का प्रयास करेगा। तो इसका मतलब ये जो प्रश्न है वो सबके लिए है। कभी कभी क्या होता है, इसका दूसरा पहलू ये भी है, उन्नत प्रस्तुतिकरण का मतलब ये भी होता है कि कभी कभी क्या होता है, हम इस साइड अगर देख रहे हैं या शिक्षण कार्य कर रहे हैं यहाँ से ऐसे, तो इस साइड के जो बच्चे, इस रो में जो बच्चे बैठे हैं उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, और इधर ही बैठे राइट साइड के बच्चों से ही हम पूरा का पूरा प्रश्नीकरण करके यहीं से उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सबसे उन्नत प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ, इधर के बच्चों पर आपका ध्यान ही नहीं गया कि वो भी हाथ उठाए हैं, वो भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, अलग कुछ बताते। तो आपको सभी से बच्चों से क्या करना है, उत्तर प्राप्त करना है, तभी उन्नत प्रस्तुतिकरण हो पाएगा। तो जो पाठ प्रस्तावना का, तो ये दो पहलू कहीं ना कहीं इसके निकल के आते हैं उन्नत प्रस्तुतिकरण का। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। अब उसके पश्चात है प्रश्न एकार्थी होने चाहिए। प्रश्न आप ऐसे बनाएं जिसका एक अर्थ निकले, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न पूछूं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, कभी कभी कह देते हैं उत्तर प्रदेश में निवास करती है ना, कोई बच्चा कहता है कि गांव में निवास करती है, तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। तो आप प्रश्न ऐसा बनाएं जिसका बच्चे क्या हो, एक ही अर्थ निकाले। तो आपको दो अर्थ ही कहीं ना कहीं शब्दावली से बचना चाहिए। तो प्रश्न में ये ध्यान रखें कि दो अर्थ उस प्रश्न का ना निकले ना, तो ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए जिसका एक ही अर्थ निकले। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है। उसके बाद है प्रश्नों में तारतम्यता या क्रमबद्धता भी बोलते हैं। जब भी आप प्रश्न का निर्माण करें तो उसमें तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता का मतलब यहाँ पे आप समझिएगा कि मान लीजिए जो सारणी बनती है वो इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे मान लीजिए हमने सीरियल नंबर लिख दिया ना, ये सीरियल नंबर हो गया, ये यहाँ पे हो गया छात्राध्यापक कथन हो गया, ये कथन हो गया, और यहाँ पे घटक हो गया ना। तो यहाँ पे 1 लिख करके जब आप प्रश्न पूछते हैं, एक मिनट, यहाँ पे एक कॉलम और बनता है छात्र कथन। ठीक है, छात्र कथन बनेगा, उसके बाद घटक बनेगा। तो मान लीजिए आपका जो प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पे आपने प्रश्न बनाया। ठीक, जब आप प्रश्न बनाते हैं तो छात्र क्या करेंगे, ये आपका मान लीजिए कुछ भी प्रश्न है, यहाँ पे क्या करेंगे, छात्र उत्तर देंगे। तो इसी उत्तर से क्या करना है आपको, फिर दूसरे प्रश्न का निर्माण करना है। यहाँ पे जो आप दूसरा प्रश्न बना रहे हैं, जो उत्तर मिला उसी उत्तर से क्या करना है आपको, दूसरे प्रश्न का निर्माण करना है। ये निर्माण किए, फिर उसके बाद छात्र इस दूसरे प्रश्न का क्या करेगा, उत्तर देगा। तो फिर इसी उत्तर से क्या करना है आपको, तीसरे प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे तीसरा प्रश्न आप निर्माण कर लेंगे।
अब तीसरे प्रश्न का जो उत्तर दिया, ये उत्तर दे रहा है, छात्र कथन में उत्तर देगा ना, तो ये उत्तर दिया। अब क्या करना है, इसी से फिर चौथा प्रश्न का निर्माण करेंगे। ये चौथे प्रश्न का हमने निर्माण मान लीजिए कर लिया। अब ये चौथे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब चौथे प्रश्न से क्या करना है, पांचवें प्रश्न का आपको निर्माण कर लेना। और ये लास्ट वाला जो प्रश्न होगा वो बिल्कुल ऐसा प्रश्न होना चाहिए जो कि आपका प्रकरण निकलना चाहिए, टॉपिक निकलना चाहिए, जो नया पाठ आप पढ़ाना चाहते हैं, जो नवीन ज्ञान आप देना चाहते हैं वो आपका निकल के आना चाहिए। तभी आप उद्देश्य कथन बच्चों के सामने करेंगे कि बच्चों आज हम ये फलाने चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, अब आपको समझ में आना चाहिए कि कम से कम कितने प्रश्न आप बना सकते हैं। कम से कम पाठ प्रस्तावना में 3 प्रश्न होने चाहिए और अधिक से अधिक 5 प्रश्न आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक दूसरे से क्या है, ये जुड़ा हुआ है, तारतम्य है, एक दूसरे से ऐसा जुड़ा हुआ है। और लास्ट में जो प्रकरण निकलेगा ये, इसी को बोलते हैं तारतम्यता, प्रश्नों में तारतम्यता। प्रश्न मिला या प्रश्न बनाया, उत्तर प्राप्त हुआ, इसी उत्तर से दूसरा प्रश्न बना, उत्तर मिला, इसी उत्तर से तीसरे प्रश्न का निर्माण, फिर उत्तर मिला, इसी उत्तर से चौथे प्रश्न का निर्माण, ये उत्तर मिला, फिर इससे लास्ट प्रश्न का निर्माण ऐसे करना है। इसी को बोलते हैं प्रश्नों का या प्रश्नों में तारतम्यता। इतनी बात समझ में आया बेटा? सब क्रमबद्ध होना चाहिए। अगर क्रमबद्ध नहीं है तो इसका मतलब इस घटक को आपका पाठ प्रस्तावना का प्रश्न फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, और लास्ट है उसके बाद आपका 8वां समुचित समयावधि। प्यारे बच्चों, जो सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग कराया जाता है, मान लीजिए 6 मिनट का कराया जा रहा है या किसी किसी विद्यालयों में 10 मिनट तक समयावधि दी जाती है, तो अगर 6 मिनट हम मान के चलें कि सूक्ष्म शिक्षण में 6 मिनट में ये स्किल डेवलपमेंट करना है आपको, तो उसी 6 मिनट में कम से कम आपको पाठ प्रस्तावना के जो प्रश्न पूछने हैं वो 2 से 5 मिनट में के बीच में ही क्या कर लेना है, ये पूछ करके ख़त्म कर लेना है। ठीक है, 1 मिनट जो आपका है, 1 से 1.5 मिनट या 1 मिनट जो बचता है, जब आप आते हैं तो दिनांक हो गया, बच्चों से इंटरेक्शन हो गया, अंतःक्रिया जो आप करते हैं, और उसके पश्चात ब्लैक बोर्डिंग में जो आप समय बिताते हैं 1 मिनट का, जैसे कर सकते हैं कक्षा लिखना, विषय लिखना, प्रकरण लिखना, दिनांक लिखना और अवधि लिखना, कालांश लिखना, ये सारी चीज़ें लिखने में जो समय आप व्यतीत करते हैं 1 मिनट लगता है। तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया चलती है 2 से 5 मिनट में ही क्या करना है, आपको क्वेश्चनिंग करना है प्यारे बच्चों। इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगाना है और इससे कम भी समय नहीं लगाना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि 1 ही मिनट में पूछ के पूरा क्वेश्चन खाली हो गया, आए फटाफट क्वेश्चन ही पूछ ली, ऐसा भी नहीं करना है। तो इन्हीं घटक को ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं हम प्रश्नीकरण या कह सकते हैं पाठ प्रस्तावना के प्रश्न का निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों। आप जितना ज़्यादा कहीं ना कहीं इन घटकों का ध्यान रख करके निर्माण करेंगे, उतना ही अच्छा, प्रभावशाली, रुचिकर, आनंददायी, सरल, कहीं ना कहीं या बोधगम्य कह सकते हैं प्रस्तावना कौशल का निर्माण होगा और उतने ही आप स्किल डेवलपमेंट आप अपने अंदर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस घटक को कोई भी ऐसी घटक रह गया हो जिसमें ना समझ में आया हो, अच्छी तरीके से निर्माण करने में बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं बॉक्स में आकर के, और आप लोगों का समाधान किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।